नाज़रीन आदाब, खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, आपने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के बारे में तो सुना ही होगा, ना सिर्फ सुना होगा बल्कि आप लोग में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके करीबी इस चीज़ से मुतासरा हुए हैं। तो ऐसे मुतासरीन के लिए ज़िंदगी की राह कहा यह जाता था पहले कि उनकी राह आसान नहीं है, लेकिन अब ये राह आसान नहीं होने वाली बात, ये कहने वाली बात अब इस मौजूदा वक्त में इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप इस हवाले से कह सकते हैं कि अब वो दिन गए कि अगर किसी के साथ कुछ वाक़या पेश आता है तो वो बिल्कुल उसकी राह मुश्किल हो जाती है, मुश्किल तरीन हो जाती है और अंधेरे में घुप हो जाता है। बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाज़रीन आपने देखा होगा कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, मुतासरीन के लिए कई सारी NGO हाथ बढ़ा रही हैं। ना सिर्फ NGO हाथ बढ़ा रही हैं बल्कि एसिड अटैक मुतासरा जो ख़वातीन हैं वो तमाम लोग एक साथ आकर एक फ़ाउंडेशन का भी क़याम करते हुए दिखाई दे रही। ना सिर्फ एक फ़ाउंडेशन, कई इस तरह के फ़ाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, छाँव फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। दरअसल छाँव फाउंडेशन का क़याम भी इसी मकसद के तहत लाया गया होगा। इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि आज इस फाउंडेशन की एक कैंपेन लीडर हमारे साथ होंगी जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फाउंडेशन उनके लिए और उनके जैसों के लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एसिड अटैक मुतासरीन को ज़माना पहले एक बेचारी और लाचार एक तरह से देखता था, ऐसी नज़रों से देखता था, लेकिन अब वो दिन नहीं। अब ये तमाम लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि रोज़गार के वसाइल भी पैदा कर रहे हैं और रोज़गार से जुड़ रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि जो बात कही जाती रही है कि अंधेरी उनकी बिल्कुल ज़िंदगी उनकी एकदम अंधेरे में हो जाती, तारीख हो जाती है, तो ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए इंतज़ामिया भी मदद के लिए आगे आई है। अगर हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों पर नज़र डालें तो नाज़रीन आपने भी देखा होगा कि कई मकामात या हाईवेज़ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर शीरोज़ कैफ़ेज़, जी हाँ, शीरोज़ कैफ़े को आपने देखा होगा जो कि एसिड अटैक मुतासरीन की तरफ से चलाया जाता है। ऐसा ही एक क़याम, एक शीरोज़ कैफ़े का क़याम हालिया दिनों नोएडा अथॉरिटी की जानिब से एक पहल की गई कि नोएडा के और NCR के इलाकों में इस शीरोज़ कैफ़े का एहतमाम किया जाए, इफ्तिताह किया जाए। तो नोएडा अथॉरिटी की एक अच्छी पहल मानी जा रही है। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि शीरोज़ कैफ़े में आपने हो सकता है चाय भी पी हो और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ हाथ मिलाया होगा, क्योंकि ज़िंदगी को जो ये कहा जाता रहा है कि उनकी ज़िंदगी तारीख हो जाती है या फिर वो इस मरहले से गुजरने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये सब पीछे छूट चुकी हैं। अब हर कोई उनसे साथ देता है। हो सकता है शायद इसमें समाजी रवैये में भी बदलाव देखने को मिल रहा होगा। ये एसिड अटैक मुतासरा से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके लिए समाज अब बदल गया है या नहीं बदला है। अगर बदलेगा भी तो किस तरह बदलने की वो उम्मीद रखते हैं, इसमें किस तरह से बेहतरी लाने की उन्हें उम्मीद है, या फिर वो चाहती हैं कि बेहतरी लाना ज़रूरी है। जो तस्वीरें TV स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नाज़रीन, ये तमाम जो लोग, जो ख़वातीन, लड़कियां आपको नज़र आ रही हैं, ये एसिड अटैक मुतासरा हैं और ये ज़िंदगी के रंग जी रही हैं। ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो खुदा ने, गॉड ने इन्हें फ़राहम की और एक वाक़े ने ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया था। मैं रुख इसलिए बोल रही हूँ कि ये छोटा एक ऐसा वाक़या हुआ जो उनकी ज़िंदगी तब्दील होती दिखाई दी, लेकिन उस ज़िंदगी की तब्दीली ने कई रास्ते और खोले। शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और एसिड अटैक सर्वाइवर्स और साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान होंगी। जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा कि अब इंतज़ामिया भी इन लोगों की मदद के लिए आगे दिखाई दे रही है। इसीलिए दो स्क्रीन आप इस वक्त देख पा रहे हैं। रितु महेश्वरी साहिबा हैं जो कि IAS हैं, CEO हैं नोएडा अथॉरिटी की। आपका वेलकम करते हैं खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। इसके अलावा रितु सैनी जो कि लीड कैंपेनर हैं छाँव फाउंडेशन की, साथ ही आप विक्टिम भी हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। रितु, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सैनी, रितु सैनी, क्योंकि नाम आप दोनों का एक जैसा है ना, तो मुझे सरनेम से बुलाना पड़ेगा। खैर,
रितु सैनी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी इस वाक़े के बाद कितनी बदली और समाज आपके लिए कितना बदला, और छाव फाउंडेशन का कयाम किस मकसद के तहत किया गया? मैं आपका पूरे क्वेश्चन का ये जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं तो मैं उनका आंसर देती हूँ कि ऐसा है कि मैं हरियाणा से हूँ और वहां पे आपको पता है कि बेटियों को पैदा होने से पहले मरवा दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। मेरी सोसाइटी में तो मैंने कभी नहीं देखा, बट मेरे अटैक के बाद मैंने जो सोसाइटी का रिएक्शन देखा वो बहुत ही खराब था मेरे प्रति। मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था और वैसी कुछ चीजें रही। बट मैं 2014 में छाव फाउंडेशन के साथ जुड़ी तो मेरी लाइफ ऐसे कह सकते हैं वो रात से दिन हो जाता है, वैसा कुछ रहा। और क्योंकि मैं जब अटैक के बाद मैं छाव से नहीं जुड़ी थी तो मैं एक कमरे में रहती थी और मेरा हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल ही जाना होता था। मैं किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जाती थी, मैं किसी से मिलती नहीं थी और मेरे लिए लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल था। बट मैंने जब छाव फाउंडेशन को ज्वाइन किया 2014 में, मेरे को 14 में को 8 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो मतलब मैंने लाइफ का बहुत सारी चीजें मतलब जी ली है और मैं जी रही हूँ और मैंने बहुत कुछ लाइफ में नया सीखा है। मेरा एजुकेशन इतना हाई नहीं है बट मैंने लर्निंग किया है लोगों को देख के और सुन के। क्या बात है, जिंदगी मतलब एक दूसरे रास्ते पर आ खड़ी हुई है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि जो आपके अपने हैं वो इस वाकये के बाद इस तरह से और ऐसी नजरों से आपको देखेंगे, लेकिन अब तो तब्दीली आई होगी ना जब आप आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत तब्दीली आई है, बदल गई है दुनिया आपकी। रितु सैनी, आपको आवाज मिल रही? शायद उन तक आवाज़ में ही नहीं पहुंच पा रही। हम उनसे रब्ता कायम करने की दिख तो रही है, लेकिन शायद आवाज़ की हम तक मेरी आवाज़ तो शायद उन्हें मिल नहीं पा रही है, लेकिन उनकी आवाज़ अब तक में शायद आपने म्यूट कर दिया है रितु। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, रितु महेश्वरी साहिबा हैं, नोएडा अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप से मैं जानना चाहूँगी क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शीरोज़ कैफ़े का क़याम अमल में लाया गया है। आपको कब लगा कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और एक शीरोज़ कैफ़े का क़याम दिल्ली एनसीआर में भी किया जाना है? नमस्कार। शीरोज़ कैफ़े की जो थॉट प्रोसेस है वो छाव फाउंडेशन के कुछ लोग लगभग हमसे 1 साल पहले उन्होंने नोएडा अथॉरिटी में संपर्क किया। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी आगरा और लखनऊ में बताया गया कि ये कैफेज चलाए जा रहे हैं और यहाँ पे भी ये लोग चाह रहे थे कि कुछ एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आगे बढ़ने का, उनको रिवाइवल के लिए फाइट बैक करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने ये सोचा कि नोएडा अथॉरिटी के पास बहुत सारे स्पेसेस हैं जहाँ पे कैंटीन्स या कैफेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नोएडा स्टेडियम जो एक बहुत ही वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखाइए जो नोएडा में शीरोज़ कैफे का कयाम किया गया है, उसकी तस्वीरें हमारे पास न्यू पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि रितु सैनी जैसे जैसे बात कर रही है वैसे वैसे उन तस्वीरों को भी दिखाएं। नोएडा अथॉरिटी का यहाँ पे एक स्टेडियम है, उसमें काफी बड़ी संख्या में, सबसे बड़ा यहाँ का स्टेडियम है, लोग आते हैं, वहां पे एक कैफे की रिक्वायरमेंट थी। तो उसी में हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक ये नोएडा अथॉरिटी का, गवर्नमेंट का एक ये इनिशिएटिव अच्छा रहेगा जिसमें ऐसे लोग जो जिंदगी में कहीं ना कहीं जिन्हें कुछ जो कहीं पीछे छूट गए थे उन्हें आगे आने का और उनके माध्यम से और ऐसे बहुत सारे लोगों को एक अवेयर करने का, आगे बढ़ने का मौका देने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक कियोस्क इनको ऑफर किया गया और अब इनके द्वारा इसको चलाया जाएगा। कल ही हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है नोएडा स्टेडियम में। यहाँ पे इनकी 4 जो हमारी फाइटर्स हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं, वो इनको चलाएंगी और इसके अलावा इन्हें और भी वहीं स्पेस ऑफर किया गया है जिसको ये चला सकते हैं। जी, तो इसके अलावा क्या नोएडा अथॉरिटी कोई मदद भी कर रही है उनकी या करेगी? कुछ प्लान है आपका? अभी बिल्कुल इनको ये पहला स्पेस दिया गया है, हमारे पास वहां पे दूसरे गेट पे भी एक कैफे की रिक्वायरमेंट है, वो भी इनको ऑफर कर दिया गया है। तो बिकॉज नीड हमें है, लेकिन अब उसको गैप को फिल करने के लिए इनके पास
और लोग होंगे तो हमने ऑलरेडी इनको ऑफर कर दिया है। वहां पे भी है, कुछ हमारे पार्क्स हैं जहाँ पे कैफेज के लिए स्पेस अवेलेबल है। तो नोएडा प्राधिकरण पूरा इन लोग के साथ है, लेकिन जो लोग नीडी हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस मुहिम में, वो इस तरह के काम में अगर वो चाहें तो हमारे पास और भी स्पेस अवेलेबल है। जी, तो रितु महेश्वरी साहिबा, सीईओ नोएडा अथॉरिटी, और रितु सैनी जो कि छांव फाउंडेशन की लीड कैंपेनर है, हमारे दरमियान मौजूद है। रितु, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, उस वक्त भी सवाल किया था, आप से राब्ता हमारा टूट चुका था। मेरा सवाल ये है कि छांव फाउंडेशन कब से शीरोज कैफ़े और इस तरह का काम कर रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने नाजरीन को बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों या हाईवेज पर आप देखेंगे वहाँ पर शीरोज कैफ़े आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि चाय की चुस्की भी लोगों ने अपनी गाड़ियों को रोककर इन कैफ़े में ली होंगी। तो क्या ये यही छांव फाउंडेशन के तहत है वो शीरोज कैफ़े, या अलग अलग? बताइएगा जरा डिटेल में इसके बारे में। छांव फाउंडेशन ने ही इनिशिएटिव लिया था 2013 में, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करना स्टार्ट किया था। अच्छा। और मतलब किसी भी लड़की के ऊपर जब अटैक होता है तो उसकी उम्र 15 साल, 13, 14 साल या 17 साल रहती है, उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है और सबका एक सपना होता है कि मुझे जॉब करना है। मेरा भी ऐसा ही था, मैंने 10th क्लास तक स्टडी किया है, बट सबको लगता है ना मुझे पढ़ लिख के जॉब करना है। तो सब जिस भी लड़की से मिलते थे तो यही होता था कि जॉब करना है, बट मतलब ऐसी कोई जॉब दिलाते तो उसमें डिग्री की जरूरत है, बट कैफे एक स्किल्स ऐसी चीज है जिसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सोचा गया कि एक कैफे खोला जाए जिसमें और सर्वाइवर्स भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग छांव फाउंडेशन ने पहला कैफे 10 दिसंबर 2014 में आगरा में स्टार्ट किया था, जो कि ताजमहल के पास ही है जी। और सेकंड कैफे हम लोगों ने 8 मार्च 2016 में स्टार्ट किया लखनऊ में। और दोनों कैफे बहुत अच्छे से चल रहे। आगरा वाला कैफे थोड़ा सा मतलब कोविड की वजह से और क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है आगरा जी, तो वो थोड़ा अप डाउन रहता है, बट सब लोगों के प्यार की वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये तीसरा कैफे है शीरोज छांव फाउंडेशन का? जी सर। तो इस छांव फाउंडेशन के अंडर कितनी सर्वाइवर्स होंगी? जुड़ते जाते हैं, कुछ प्लान्स हैं आप लोगों के, और कौन इन्हें लीड करता है? मैम आलोक जी हैं, जो आलोक जी और आशीष जी जिन्होंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था 2013 में, और ये रजिस्टर्ड 2014 में हुआ। उसके बाद जो हमारे कैफे हैं या हमारा नोएडा में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जी, उसमें 35 सर्वाइवर्स जॉब करती हैं वो हम लोगों के साथ कैफेज में या सेंटर पे, ऑफिस में। और अराउंड 150 प्लस सर्वाइवर्स के साथ हम कनेक्टेड हैं जिनका ट्रीटमेंट और उनके केसेस में हम लोग हेल्प करते हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और स्टडी पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। क्या बात है। तो कई ऐसी सर्वाइवर्स भी हैं जिनकी स्टडी के लिए आपका ये फाउंडेशन हेल्प मदद भी करता है? जी मैम, मतलब हम सभी लड़कियां इंक्लूडेड मी, मतलब मैं डिग्री के लिए पढ़ाई तो नहीं कर रही हूँ, पर मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, मैं ऐसे बताऊं तो। हम जितनी भी लड़कियां हैं जो इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए या जो भी डिग्री पाना चाहती है, बहुत सारी लड़कियां हैं, रूपाली है, अंशु है, और भी काफी सारी लड़कियां जो स्टडी कर रही हैं कंटिन्यू अपना छाव फाउंडेशन के थ्रू। और जो लड़कियां डिग्री के लिए नहीं पढ़ना चाहती है तो वो अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आती हैं तो उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं है। तो हम लोग छाव फाउंडेशन ने ट्विटर रख रखे हैं और हम लोग हर दिन क्लास लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आप तो हरियाणा से बिलोंग करती है, हरियाणा से आपका ताल्लुक है। अभी न्यू जो शीरोज कैफे का कयाम अमल में लाया गया है, नोएडा में अमल में लाया गया, हो सकता है आपने आगरा और लखनऊ के कैफेज में हाथ बटाया होगा। तो अभी क्या ये कैसे ये डिसाइड होता है कि इस कैफे में इतने लोग जाएंगे, कि इस जो नया कैफे जिसे नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूव कराया है या फिर इसकी इजाज़त दी है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। यहाँ पर कितने लोग होंगे और टाइमिंग क्या होगी, और इस पर आपका नोएडा अथॉरिटी को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले रितु महेश्वरी साहिबा कह रही थी कि अगर छांव फाउंडेशन चाहेगा तो दूसरी जगह भी आपके लिए है, वो हेल्प करेंगे इस हवाले से।
मैम हमारे साथ इतनी सारी लड़कियां कनेक्टेड हैं कि सबको जॉब का रिक्वायरमेंट है। हम लोगों का जो आगरा और जो लखनऊ वाला मतलब जो स्पेस है, हम लोगों के लखनऊ शिरोज में अराउंड 20+ सर्वाइवर्स है, बट उस कैफे की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने सर्वाइवर्स को जॉब दिया जाए। हम्म। बट लड़कियों की जॉब की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा रहती है, बट हम लोगों के पास स्पेस मतलब उस तरीके का नहीं होता है। तो जी। नोएडा अथॉरिटी को मैं रितु जी को थैंक्स मतलब करना चाहती हूँ, और हम लोगों को इतना प्यारा सा स्पेस दिया है उन्होंने, और हम इस प्लेस में मतलब यहाँ पे 3 से 4 लड़कियों को हम एम्प्लॉयज मतलब ऐसा रख सकते हैं, और जो दूसरा स्पेस है और जिन भी लड़कियों की रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पे वो रहेंगी। और हम चाहते हैं कि जैसे जो लड़की नहीं है उनकी हम ट्रेनिंग कराए शिरोज में, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि उसके साथ साथ सीनियर सर्वाइवर्स का रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब उनको नहीं होता है इतना न्यू सर्वाइवर्स को। जी। और कल मैम ने भी देखा तो वैसा ही होता है कि जो दूसरे शहर से आता है, या मैं जिस प्लेस में रहती हूँ मेरे को एक कंफर्ट जोन है वहां पे, तो दूसरे प्लेस में जाके शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वैसा ही है, पुरानी लड़कियां उनके साथ मिलके जो एक्सपीरियंस है जिनके पास वो साथ में रहती है, और उनको कंफर्ट जोन की आपने बात कही तो इससे एक सवाल ये सिक्योरिटी को लेकर भी उठा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग एक ऐसे वाकये से पहले ही जूझ रही हैं, या फिर ये कहें कि एक ऐसा वाकया जिसने आप लोगों को परेशान किया। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आप लोगों की सिक्योरिटी इंतजामिया के सामने भी बड़ा चैलेंज बना होता है। इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, या फिर इस जिम्न में क्या उन्होंने कंसर्न दिखाया नहीं दिखाया है? रितु महेश्वरी साहिबा बताइएगा। स्टेडियम हमारा ऑलरेडी गार्डेड प्लेस है, यहाँ पे हम लोग के 24/7 गार्ड्स रहते हैं, तो ऐसा सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। दूसरा, ना केवल मेल गार्ड्स, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लेते हुए पीछे ही कुछ महिला गार्ड भी रखी हैं, जिसमें कुछ स्टेडियम में भी है। तो इट इज अ सिक्योर प्लेस, उसमें ऐसी सिक्योरिटी का इशू नहीं रहेगा। और जैसा मैंने बताया, बहुत ही विजिटेड प्लेस है, बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, तो वहाँ पे कैफे चलने की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी पूरी है, एंड ये प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड गार्डेड प्लेस। तो इसके लिए क्या इंतजामिया इन लोगों को ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कराई गई है? जी, ये जगह इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, और न सेल्फ सस्टेनेबल मोड की। अदरवाइज अथॉरिटीज जो हैं, हम लोग लैंड लीज पे देते हैं 90 इयर्स की, या फिर रेंटल बेसिस पे भी देते हैं। लेकिन जो इन लोगों की नीड थी, और इन लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोगों को लगा कि एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो लैंड का कॉस्ट फ्री है, बाकी इन्हें रन एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे फिर करना होगा। तो कैसे ये रन करती हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रितु सैनी बताइएगा, क्योंकि आगरा और लखनऊ का आपका एक्सपीरियंस है, जो अब नोएडा में आप लोग करने वाले हैं, तो ये जो 2 एक्सपीरियंस है वो कैसे रहे, और क्या क्या चीजें आपकी मेन्यू में होती हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। मैम हम लोगों के मेन्यू में मैं आगरा और लखनऊ की बात करूँ तो उसमें तो फास्ट फूड और चाइनीज और मेन कोर्स और बेवरेजेस और सब कुछ मतलब ऐसा रहता है। तो बनाने के लिए कुक दूसरा होता है, या आप में से ही कोई इसे प्रिपेयर भी करता है? नहीं मैम, हम लोगों में से कोई प्रिपेयर नहीं करता है, क्योंकि मतलब मोस्टली जो जितने भी सर्वाइवर्स हैं सबके फेस पे एसिड अटैक हुआ है, और उनके काफी सारी सर्जरियां होती है, तो डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते हैं कि इतने हीट में रहने के लिए। बिल्कुल। तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कुकिंग करने के लिए। तो वैसे हमारी सर्वाइवर्स जितनी भी है बहुत इंटरेस्टेड रहती है खाना बनाने के लिए, बट मतलब परमिशन नहीं है उसके लिए कि किचन में मतलब वो फूड प्रिपेयर करे, तो उसके लिए हम लोगों को शेफ हायर करने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये छाव फाउंडेशन ही सब देखता है आप लोगों की सैलरी? छाव फाउंडेशन, हाँ। जी। तो क्या छाव फाउंडेशन को सरकारी मदद भी मिलती है? नहीं मैम, ये नॉन प्रॉफिट है और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का वैसा कोई सपोर्ट नहीं रहता है। तो आप लोग जैसे आपका फाउंडेशन फिर कैसे ये मैनेज करता है? मैम जैसे हम लोग 2014 में कैफे स्टार्ट किए थे, और आप सब लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही सक्सेसफुली वो कैफे रन होते हैं, और हम 75% जो अर्निंग होता है वो कैफेज के थ्रू करते हैं,
और जो हम लोगों को ट्रीटमेंट या कहीं पे ट्रैवल सर्वाइवर्स का जैसे ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई में जाती हैं, अलग अलग स्टेट में जाना होता है या दिल्ली में आती हैं, तो उसके लिए हम 25% अर्निंग मतलब जैसे क्राउड फंडिंग से होता है और 75% शिरोज से होता है, तो पूरा मैनेज होता है उसी से। तो ये ना सिर्फ रोजगार फराहम करते हैं लोगों को, बल्कि ट्रीटमेंट भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को फराहम करते हैं। रितु महेश्वरी साहिबा, एक फाउंडेशन अगर इन लोगों को रोजगार फराहम करता है, जिंदगी की नई राहें भी उनके लिए तलाश रहा है, ना सिर्फ इतना ही कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा इनकी ट्रीटमेंट के लिए ये लोग बीड़ा उठा रहे हैं, अगर इन्हें कुछ थोड़ी मदद हो जाए तो जाहिर सी बात है इनकी जिंदगी में तो चार चांद लग जाएंगे। तो समाज के लिए और या फिर इंतजामिया के लिए आपको लगता है कि क्या ऐसे कॉज पर ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं है? थोड़ी सी हेल्प होगी, मदद होगी तो जाहिर सी बात है इनके लिए बहुत बड़ा सहारा वो बनेगा। बिल्कुल, देखिए ये एक एनजीओ है एंड डेफिनेटली इसमें लोगों को आगे बढ़ के अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट करना चाहिए और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसे CSR इनिशिएटिव्स में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे अपील रहेगी कि इस नोबल कॉज को सभी कंट्रीब्यूट करें। और जहां तक हम लोगों की बात है, जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने इसीलिए इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपना स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैफे को दिया। और ना केवल ये स्पेस, हम लोग और इसी को एक्सपेंशन मोड में भी और देने को तैयार है। और हमने ये भी कहा है जो भी और फैसिलिटेशन इन्हें रिक्वायर्ड होगा, जैसे स्टेडियम प्रीमिसेस में है तो कुछ लोग इसमें से लोग हैं जो स्पोर्ट्स में भी रुचि करते हैं, तो रुचि रखते हैं, उनको भी हमने कल कहा था कि अगर वो स्पोर्ट्स भी परस्यू करना चाहती हैं तो हमारा स्टेडियम उनके लिए है। तो जो हेल्प हमारी तरफ से हो पाएगी वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। जी, तो स्पोर्ट्स की बात आप कर रही थी रितु महेश्वरी साहिबा, लेकिन मुस्कुराहट रितु सैनी के चेहरे पे आ रही थी, तो इसका राज क्या है मैं जान लेती हूँ। सैनी, रितु सैनी बताइएगा, आपको लग रहा है स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है या कुछ खेल रही होंगी या खेलने का प्लान? जब स्पोर्ट्स का नाम आता है तो पता नहीं मेरे मतलब हार्ट से वो स्माइल निकलती है, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है छोटे से। हम 5 सिबलिंग्स है और हमने सब लोग स्पोर्ट्स खेलते थे। मैं वॉलीबॉल की स्टेट लेवल चैंपियन रही हूँ और मेरे भाई लोग नेशनल लेवल के प्लेयर्स रहे हैं। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही है स्पोर्ट्स वाला। तो जब कोई स्पोर्ट्स की बात करता है तो मेरे दिल से वो स्माइल निकलती है, तो वैसा ही है। तो कुछ जाने का मन है क्या स्पोर्ट्स की तरफ? मैं जब स्टेडियम अभी दोबारा से, क्योंकि आप तो कह रही है ना आपने तो खेला भी है स्टेट लेवल पर। मैं लेफ्ट आई से नहीं देख पाती हूँ, बट मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। मैं पूरा ट्राई करूंगी, मैं स्पोर्ट्स अपना कंटिन्यू करके मैं उसमें जा पाई तो मैं जरूर जाऊँ। अच्छा, आपने कहा कि जब आपके साथ ये वाकया पेश आया था, कौन सा वो साल था? उसके बाद आपको इससे निकलने में कितना वक्त लगा? फैमिली का सपोर्ट किस हद तक था? और अब आपके लिए दुनिया कैसी है? जो आप पहले फील करती थी, जाहिर सी बात है उसमें बहुत तब्दीली दिखाई दे रही है हम सबको भी, लेकिन मैं आपकी ज़बानी जानना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकें कि माशरे का एक खराब बंदा हमारी मुस्कान को नहीं छीन सकता, आपकी मुस्कान को नहीं छीन सकता। क्या बोलते हैं, मतलब जो अभी 26 में आएगी तो इसको 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे अटैक को। 26 में 2012 में हुआ था। और होता है ना कि हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं, या मतलब बर्थडे पार्टी करते हैं या एनिवर्सरी पार्टी करते हैं या हमारी जॉब लग जाती है तो हम केक कट करते हैं। हम बहुत सारी खुशियां ढूंढने का मौका ढूंढते हैं, खुशियां बांटने का। तो जब मैं 2014 में छाव फाउंडेशन में आई थी ना, तो जिस दिन मेरे ऊपर अटैक हुआ था। किसने बताया आपको कि ये छाव फाउंडेशन है, इनसे जुड़ना चाहिए आपको? मैम मेरी जब ऊपर अटैक हुआ था तो बहुत न्यूज कवरेज हुआ था रोहतक में, और जो 7 डे स्टोरी किया था एक न्यूज चैनल ने, उसमें वो जो नवरात्रि आते हैं तो उसमें एक दिन एक लड़की की स्टोरी कही जाती थी, किसी रेप विक्टिम की या एसिड अटैक सर्वाइवर की, जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है जिन्होंने। तो ऐसे ही एक दिन मेरी भी स्टोरी आई थी और आलोक जी ने मतलब मेरी स्टोरी को देखा था, और फिर मेरे पास उतने टाइम फोन नहीं था तो मेरे भाई के पास फोन था, तो इन्होंने अप्रोच किया और मेरे होम टाउन मेरे घर मिलने के लिए आए।
तो जिस दिन ये पहली बार आए थे तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे इस कमरे से बाहर निकलने को मिलेगा और अब मेरे पंख को उड़ान भरने से कोई रोक नहीं सकता, मुझे बाहर निकलने का मौका मिलेगा, मतलब हाँ। मुझे ये था। तो पहली अब बार कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा अच्छा, मतलब मैं छाव फाउंडेशन में जब से कनेक्टेड हुई हूँ तो 8 साल हो गए, 14 मई को। तो मेरा हर एक दिन बहुत खुशी से जाता क्या है। बात। मैंने अच्छा पाक जैसी, अकीरा जैसी मूवीज में बिल्कुल। काम किया है, एज अ रैम वॉक किया है, एज अ शो क्या स्टॉपर बात बहुत है। सारे डिजाइनर्स के लिए, और मैं एज अ कपिल शर्मा शो में गई, और मैं आईएएस ऑफिसर्स की जो मसूरी में ट्रेनिंग होती है तो वो मुझे वहां पे एज अ एक सेशन बिल्कुल, लेने के लिए इतनी बुलाते सारी हैं। आप इंस्पायरिंग चीजें बता रही हैं, ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहें और लोगों को ये दिखाते रहें, बताते रहें। नाज़रीन जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। फिर मिलेंगे तो जी कई सारी बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया महेश्वरी साहिबा आपका और सैनी साहिबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी याद।